हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मालचंद कुमावत और हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, जिसमें अपन भारत की स्थिति और विस्तार देख रहे थे। भारत की स्थिति और विस्तार लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। इसका बस एक लास्ट चैप्टर बचा है कि पड़ोसियों के साथ में या पड़ोसी देशों के साथ में अपने विवाद क्या क्या चल रहे हैं, अपने भारत के लफड़े क्या है पड़ोसियों के साथ में, हम उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की। हालांकि हमने इसके बारे में खूब ही समझने वाली बातें की थी, आज हम लिखेंगे भाई। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो अपन के पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा लफड़ा चल रहा है POK। क्या चल रहा है? POK चल रहा है भाई। POK मतलब होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। यहाँ जो है वो पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अगर हम बात करें, देखो ये है क्या चीज, अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पड़ता है POK के अंदर। POK, इस POK के अंदर पाकिस्तान का मिलता है आपको अवैध कब्जा, क्योंकि इधर से स्थानीय कबीला घुसे थे, इन्होंने धीरे धीरे इस जगह पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इस जगह में खूब ही बढ़िया सी खूबसूरत जगह भी आती है और पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत वाले कहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि ये भारत के कब्जे में है और हमें इसे आज़ाद करवाना चाहिए। कश्मीर वाले खुद कहते हैं कि हम किसी के नहीं हैं, हम आज़ाद कश्मीर हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पर धारा 370 भी लागू थी, अब ये धारा भी हट चुकी है, तो हम इसका समाधान भी धीरे धीरे ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी राजधानी क्या है। पाकिस्तान की राजधानी है मुजफ्फराबाद। कौन सी राजधानी है? मुजफ्फराबाद राजधानी है, मुजफ्फराबाद इनकी राजधानी। क्या इसमें कोई स्थान आ सकते हैं? अन्य शहर बोल दो या अन्य इसके अपने क्या है राज्य हैं, इनके अपने ही क्षेत्र बोल सकते हो। इसमें प्रसिद्ध क्षेत्र आता था मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद के बाद में एक जगह थी बाल्टिस्तान। बाल्टिस्तान के बाद में एक जगह का नाम आता है गिलगित। क्या नाम आता है? गिलगित नाम आता है। गिलगित के बाद में एक जगह का नाम आता है उरी भी आता है। कहते हैं कि ये सबसे सुंदर शहर है, पूरे भारत का, पूरे एशिया का सबसे सुंदर शहर माना जाता है। तो वो कौन सा है? गिलगित है। और वो किस क्षेत्र में पड़ता है? POK क्षेत्र में पड़ता है। इनके साथ में अपने एक और सीमा विवाद चल रहा था, जिसको अपन बोलते थे, ये वाली जो लाइन है जो पूर्व की युद्धबंदी सीमा बोली जाती है, इसको बोलते हैं LOC, है ना। तो ये LOC क्या चीज होती है, आप इसको उतारें, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब LOC की बात करते हैं भाई। LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है इसको, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं इसको। ठीक है, या इसको बोला जाता है नियंत्रण सीमा रेखा। नियंत्रण सीमा रेखा बोला जाता है। ये है क्या चीज? ये आपके जो POK क्षेत्र पड़ता था, इस वाले POK क्षेत्र के अंदर अपन ने यहाँ पर इस प्रकार से इनके स्थानीय कबीलाओं को खदेड़ना शुरू किया था, और पाकिस्तान जब ये UNO के अंदर चला गया था तो इसने आगे बढ़ना बंद कर दिया था। UNO की एक धारा लग गई थी 6 की यथावादी रख दो, और यहाँ पर जो है वो युद्ध को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो इस LOC को कहा जाता है कि पूर्व की युद्ध बंदी सीमा कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है वो UNO के एक चार्टर के अंदर आता है धारा 6 और आती है धारा 7।
धारा 6 के अंदर कहा गया था कि हम इस स्थिति पर पुनः विचार करेंगे, और जब पुनः विचार वाली स्थिति नहीं बनी, पुनः विचार का मतलब था यहाँ पर भी क्या करवाया जाए, जनमत करवाया जाए। जनमत का मतलब था कि यहाँ वोटिंग होगी कि ये जनता किस साइड में रहना चाहती है। तो स्थानीय, हमने भारत वालों ने कहा कि पाकिस्तान पहले अपने स्थानीय कबीलाइयों को हटाए यहाँ से, वरना जनमत जो है वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान ने अपनी सेना कभी हटाई नहीं और अपन ने ऐसे जनमत होने नहीं दिए, क्योंकि भारत वाले ये खूब अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जनता पहले के सोच वाली है, पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम है, हम मुस्लिम है तो मुस्लिम मुस्लिम का साथ देगा, इस प्रकार की भावना रखने वाली जनता वहां पर भी खूब सारी है। तो हो सकता है कि सारी वोटिंग उधर चली जाए, लेकिन यहाँ सेना हटी नहीं, इसलिए कभी जनमत हुआ ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये जो युद्ध बंदी है ना, यथास्थिति वाली, इसको तो आपको अनिवार्य मानना पड़ेगा। ये थी आपके LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है इनको। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। नियंत्रण सीमा रेखा पूर्व की युद्धबंदी की सीमा है। धारा 6 और धारा 7 का सामना करना पड़ा था अपन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं विवाद नंबर 3। और विवाद नंबर 3 जो है इसको बोलते हैं कच्छ का रण। क्या बोलेंगे? कच्छ का रण। ये क्या विवाद है? ये क्या विवाद है? तो इसके बारे में हम ये पढ़ते हैं। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था 1965 के अंदर। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उस समय भारत जो है वो संभला हुआ नहीं था और पाकिस्तान ने अचानक अटैक कर दिया, इसलिए भारत को थोड़ा संभलने में देर लग गई थी। हालांकि इस युद्ध के दौरान अंतिम रूप से तो भारत ही विजय रहा था और पाकिस्तान को हार खानी पड़ी थी। लेकिन कहते हैं कि फिर भी ये जो कच्छ का रण पड़ता है गुजरात में, यहाँ पाकिस्तान ने 9065 वर्ग किलोमीटर के कच्छ के रण पर कब्जा कर लिया था। पर कब्जा कर लिया या अधिकार कर लिया था? अधिकार कर लिया। जब ये बात अपन वालों को पता चली तो हमें भी लगा कि ये जो है वो कब्जा ठीक नहीं है, हमें भी इस कब्जे का विरोध करना चाहिए। तो हमने कहा कि ये जो है वो इस कब्जे को वापस लेना चाहिए। तो पाकिस्तान अपनी सेफ्टी के लिए ये पहुंच गया था आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया था, है ना। ये यूएनओ की एक संस्था ही मान लो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो है, और इसमें जो है वो ब्रिटेन ने मध्यस्थता की थी। ब्रिटेन ने मध्यस्थता की थी और ये जो सारा का सारा फैसला था इन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में यह फैसला सुना दिया था। यह फैसला किया था और इस प्रकार से अपने कच्छ का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। एक अपने साथ में यह भी विवाद है। इसके बाद में एक और विवाद पढ़ते हैं और इस विवाद का नाम आता है सरक्रीक विवाद। सरक्रीक सीमा विवाद बोलते हैं, सरक्रीक जल विवाद भी बोलते हैं। कहते हैं कि अपने भारत और पाकिस्तान के साथ में सबसे बड़ा कोई सीमा विवाद है तो वो है सरक्रीक विवाद। कौन सा विवाद है? सरक्रीक विवाद है। सरक्रीक सीमा विवाद बोला जाता है। ये जो सीमा है आपके देखो, राजस्थान के बाद ऐसे इस प्रकार से गुजरात पड़ता है और गुजरात की ये वाली जो क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से बिखरी हुई थी पहले। तो हमें ये ज़्यादा समझ में नहीं था कि ये अपने कब्जे में कौन सा है और उनके कब्जे में कौन सा है। तो पाकिस्तान वालों ने भी इनके पर कब्जा कर लिया, भारत वालों ने इन पर कब्जा कर लिया था, है ना। तो ये जो है वो भारत और पाकिस्तान में भारत के मध्य सबसे बड़ा सीमा विवाद था। ये सबसे बड़ा सीमा विवाद था।
और इसका जो समाधान है वो किया गया था, एक रेखा चलती है यहाँ से 24वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा से इसका निर्धारण किया गया था कि इसके जो ऊपर में जो है स्थान या ऊपर में जो जगह है उस पर तो पाकिस्तान का अधिकार होगा, इनके जो नीचे है उस पर अधिकार होगा भारत का। ये कुछ लाइन इस प्रकार से ऐसा चलती है, ठीक है। तो इस वाले पर तो पाकिस्तान कब्जा कर लेता है, इस पर भी पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, और इस वाले पर भी पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, नीचे वाले पर भारत कब्जा करेगा, यहाँ भारत कब्जा कर लेगा। एक ऐसी लाइन बहती है उसको बोलते हैं 24वीं समांतर रेखा, ठीक है। हालांकि इसके नीचे जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश चलती है, उसके ऊपर चलता है 24वीं, है ना, 24वीं अक्षांश भी बोल सकते हैं, और इससे इस चीज का निपटान किया गया था, ठीक है। अब उतारे इनको, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो जब हम आगे बात करते हैं तो नंबर 5 एक आता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन विवाद नाम लिया जाता है। सियाचिन विवाद क्या है क्या नहीं है, इनकी बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से अपना भारत था, और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती थी जिसका नाम था आपके कौन सा, तो यहाँ एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिस पर्वत श्रृंखला का नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम नाम है। इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर एक हिमनद पड़ता है, एक ग्लेशियर पड़ता है, एक बर्फ का पर्वत पड़ता है। इस पर्वत का नाम है आपके सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन नाम है। और सियाचिन हिमनद बोल दो, ग्लेशियर बोल दो, इस ग्लेशियर का कुछ इस प्रकार का हिस्सा पीओके में आता है और कुछ अपने पास भी आता है। हालांकि इसका बहुत कम हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंडर में आता है, पीओके के अंडर में आता है। तो इसके 1/3 पर तो पाकिस्तान का कब्जा है, 2/3 पर भारत वालों का कब्जा है। अब समस्या ये हो गई थी कि यहाँ पर टेम्परेचर है -50 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर फौजियों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। भाई हम प्लस के 45 डिग्री तापमान में रहते हैं, तब अपने जो है वो यहाँ पर ढंग की गर्मियाँ पड़ती है ना। या अगर नॉर्मली टेम्परेचर की बात करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से बात करें तो, है ना। या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नाम ले लिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की, तो उस समय पानी भी जो है वो बर्फ बन जाता है, और यह खुद बर्फ का ढगल है, एक प्रकार से बर्फ का पर्वत है, पहाड़ है। और यहाँ पर सर्वाइव करना, तो भाई एक बात बताओ, अगर आपको नंगे पैर खड़े करके बर्फ की शिला पर लिटा दिया जाए या खड़ा कर दिया जाए तो आप कितनी देर खड़े रह पाओगे? वही हाल फौजियों का होता है। तो फौजियों को यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए उनको शरीर में एंटीबॉडी देने के लिए उनको हमेशा गर्म चीजें दी जाती है, गर्म मसाले दिए जाते हैं, दारू दी जाती है, वोडका दी जाती है। तो इस प्रकार से उनके खान पान पर भी बहुत बहुत ज्यादा खर्चा पड़ता है। लगभग कहते हैं कि 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा आता है। कितने दिनों में? एक दिन के अंदर, है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इतने सारे खर्चे को पाकिस्तान कैसे झेल रहा है? तो पाकिस्तान ने एक बार 1984 के अंदर हाथ जोड़ दिए थे अपन को कि देखो भारत वालों, हमारी तो पार नहीं पड़ रही है, और आपको जो है यहाँ पर आने से क्या ही फायदा होगा? ये बर्फ का ढगल अगर आपने पूरे पर कब्जा कर लिया तो आप यहाँ कर क्या लोगे? कम से कम अच्छा है कि हम अपनी सेना उतार देते हैं, आप भी अपनी सेना उतार लो, और इस बर्फ के ढगल को छोड़ देते हैं, यहाँ कोई लेने देने वाली बात है नहीं। और आप जो है यहाँ पर क्या करो, इस बर्फ के पर्वत को छोड़ देने से हम दोनों ही क्या हो जाएंगे, इन लाखों रुपए जो दिल्ली के खर्च होते हैं वो बच जाएंगे अपने, और वो अपने अपने विकास, देश के विकास के लिए लगाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें? तो फिर इस प्रकार की बात की गई थी। भारत वालों को लगा यार सुधर गया होगा बेचारा, तो इसने अपनी सेना उतारी, इधर से पाकिस्तान, भारत ने भी अपनी सेना उतार ली। तो अब इस पाकिस्तान के तो धोखा करना नीयत में ही होता है, इसके तो खून में। ये 2 दिन बाद में पूरे के पूरे इस सियाचिन ग्लेशियर पर ही क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो भारत वालों ने कहा कि अपने साथ में हुआ है धोखा, और धोखे का बदला लिया जाएगा। तो उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया कि हमें इस सियाचिन पर वापस कब्जा चाहिए। तो ऑपरेशन मेघदूत नाम करके चलाया गया था।
ऑपरेशन मेघदूत, और ऐसे करके इस सियाचिन ग्लेशियर पर वापस कब्जा किया गया था। और ये ग्लेशियर अभी तक अपने विवाद का कारण बना हुआ है, इसको सोल्व अभी तक नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पर, ये है काराकोरम पर, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित, श्रृंखला पर स्थित है। यहाँ जो तापमान रहता है -50 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और यहाँ पर फौजियों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। यहाँ जो प्रतिदिन का खर्चा आने लग गया था, प्रतिदिन का खर्चा फौजियों को सर्वाइव करने के लिए 50 से 60 लाख हर रोज आता था। और इतना झेल नहीं पाने के कारण पाकिस्तान और भारत, इसके बावजूद भी जो है भारत और पाकिस्तान का कब्जा इस पर है भाई। सियाचिन पर जो है वो 1/3 पर तो कब्जा है पाकिस्तान का, और 2/3 पर कब्जा है भारत वालों का, इसके बावजूद भी। और इसके लिए अपन ने एक बार चलाया था, इसके लिए अपन ने अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत चला करके इस सियाचिन ग्लेशियर पर वापस कब्जा किया था। तब से लेकर के ये अभी तक विवाद का कारण बना हुआ है। ठीक है, तो ये है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन के पाकिस्तान के साथ में अगला विवाद था सिंधु जल विवाद। ये सिंधु जल विवाद 1960 का है। इसमें क्या हुआ था, इसमें देखो ये कुछ इस प्रकार से है, और इस प्रकार से यहाँ से एक बड़ी सी नदी आती है, और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी की एक सहायक नदी आती है चिनाब, चिनाब के ऊपर से एक सहायक नदी आती है झेलम, इधर एक नीचे से आती है रावी, और इधर से एक बड़ी सी नीचे से गिरती है, और उसका नाम था कौन सी, सतलुज, और इसमें एक नदी आती है व्यास। देखो इस बड़ी वाली नदी का नाम तो है सिंधु, इसका नाम है झेलम, झेलम के बाद में इस नदी का नाम आता है चिनाब, इसके बाद में इस नदी का नाम आता है रावी, इसका नाम आया था व्यास, और इस वापस बड़ी सी नदी का नाम आता है सतलुज। ठीक है, सतलुज नाम आया था। अब यहाँ नदियां जो है वो पूरे इधर तिब्बत से आती है, 2 नदियां, बाकी नदियां अपने यहीं की है। तो भारत वालों ने अपने, देखो 1947 की बात है कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अपने हिसाब से आज़ाद हो गए थे। तो भारत भी अपना विकास करे तो पाकिस्तान भी अपना विकास करे, ठीक है, दोनों को करना भी चाहिए, है ना। जब एक गवाड़ी से, या एक, आप इसको इस प्रकार से समझो कि अपने राजस्थान के अंदर या ग्रामीण इलाकों, शहरी इलाकों के अंदर जब एक व्यक्ति की शादी होती है, या एक मान के चलो परिवारजन के साथ में ही लड़के बड़े होते हैं, बढ़ते रहते हैं, उसके बाद में जब वो विवाह योग्य होते हैं तो उनका विवाह कर दिया जाता है। थोड़े दिनों बाद में वो अपने ही परिवार से टूट करके अलग हो जाते हैं, अलग परिवार बसाते हैं। फिर उनको ढंग से कमाना पड़ता है, खुद का विकास करना पड़ता है, और उनकी पीढ़ियों में भी सेम प्रोसेस होती है, उनके पीछे वाली पीढ़ियों में भी सेम होता है। हर व्यक्ति अपने पास में सारे लोगों को नहीं रख सकता, होता है। पहले वालों के प्रेम ज़्यादा थे तो वो संयुक्त परिवार में बढ़ जाते, अब वालों के हम दो हमारे दो वाला सिस्टम हो चुका है, तो यहाँ संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार को मान्यता दी जाती है। तो इससे पहले अपन लोग भी संयुक्त थे, है ना, और अपन से ही 2 जने अलग हुए थे और दोनों अपना अपना विकास कर रहे थे। तो भारत वालों ने विकास शुरू किया, तो भारत वालों ने कहा हमें तो बिजली चाहिए, इन्होंने जगह जहां मिली वहीं पर इन्होंने बांध बना दिए। क्या बना दिए? बांध। और इस बांध का पाकिस्तान पर बड़ा असर पड़ा था। इधर जब गर्मियां होती तब तो हम इनके गेट बंद कर देते, और पानी जितना अपन को चाहिए उतना ढंग से काम में लेते, फुल डिटेल में जितना हो सकता उतना काम में लेते, है ना। फैक्ट्रियों के अंदर काम लेते, सिंचाइयों में काम लेते, पेयजल के अंदर काम लेते, विद्युत बनाने में काम लेते। और जब यही वापिस सर्दियां आ जाती, तो सर्दियों में तो वैसे ही पानी खूब होता है, कौन पानी पिए,
तो हम भी यहाँ से क्या करते हैं, इनका गेट खोल देते हैं कि भाई अपन को बीता पानी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, फिर अपन को यहाँ पानी रखना भी नहीं चाहिए। तो समस्या तो इधर से तो पानी जा रहा है, अब समस्या यहाँ हो रही है। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जब हमें गर्मियों के अंदर पानी की आवश्यकता होती है, जब यहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है तब तो आप देते नहीं हो, जब हमें आवश्यकता थी तब तो आपने दिया नहीं, और सर्दियों में हमें भी पानी नहीं चाहिए, जैसे तैसे करके हमने भी दिन काटे, और जब हमें पानी नहीं चाहिए तो आवश्यकता ही नहीं है, और आवश्यकता नहीं है तो हमने पानी मांगा भी नहीं, लेकिन आप फिर क्यों दे रहे हो, और पानी भी इतना दे रहे हो कि सारे के सारे बांधों का पानी खोल देते हो आप, जिससे हमारा पूरा का पूरा पाकिस्तान डूब जाता है। कभी तो आप हमें प्यास से मारते हो, कभी डुबा के मारते हो, ये क्या सिस्टम हुआ। तो इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तान विश्व बैंक के पास में चला गया था कि इसका हमारे पास में कोई सल्यूशन नहीं है, आप समाधान करो, वरना ये जो है वो मानने पर तैयार नहीं है ना। तो इस प्रकार की एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी भाई। तो यहाँ पर विश्व बैंक ने हस्तक्षेप किया और दोनों देशों के बीच में एक समझौता करवाया था कि क्यों ना आप इन नदियों के पानी के लिए एक समझौता ही कर लो। तो यहाँ पर विश्व बैंक ने यहाँ पर इंटरफेयर की, दोनों के बीच में हस्तक्षेप किया। किसने? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक के उस समय अध्यक्ष बने हुए थे रेमंड। रेमंड नाम के व्यक्ति का नाम मिलता है, जो पहले कभी नॉर्वे का पूर्व पीएम रह चुका था, प्रधानमंत्री रह चुका था। उस व्यक्ति की मध्यस्थता में एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं सिंधु जल समझौता। और सिंधु जल समझौता क्या कहता है? सिंधु जल समझौता कब होता है? 1960 के अंदर होता है। कब होता है? 1960 के अंदर होता है। 1960 के अंदर होता है। इसके बाद में जो है क्या किया गया था, देखो 1960 के अंदर होता है, ये समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की तरफ से तो इस सिग्नेचर करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक प्रकार से ये भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय के। और इधर पाकिस्तान का तो कानून ही कौन चलाती है? आर्मी। उस पाकिस्तान की सेना ही वास्तव रूप में पाकिस्तान को चलाती है। तो वहां पर पाकिस्तान की तरफ से साइन करने के लिए गए थे जनरल अयूब खान, और इनके बीच में जब समझौता हो गया था तो विश्व बैंक ने कहा कि आप इनके पानी को क्या कर लो, आधा आधा बांट लो। जैसे देखो यहाँ पर नदियां कौन सी थी? नदियां थी आपके, एक तो सिंधु, एक नदी थी झेलम, एक नदी थी चिनाब, एक नदी थी रावी, एक नदी थी व्यास, और एक नदी का नाम था सतलुज। इसमें से ये जो 3 नदियां हैं वो बड़े आवक वाली थी, या जो नदियां हैं वो बड़ी नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं। इनके अंदर जो है वो पानी की मात्रा काफी अधिक है, पानी अधिक है। इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र वो भी काफी बड़ा है। और ये नदियां पड़ती थी छोटी, यहाँ पर पानी इतना था ही नहीं। ये नदियां जो है वो कम होती है, इसमें पानी भी कम है। और इनका जो कैचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र जो है ये भी कम ही होता है, इसलिए ये छोटी द्रोणियां बोलते हैं, ये बड़ी द्रोणियां बोलते हैं। तो इसमें समझौता ये किया गया था कि आप जो है वो बड़ी नदियों का 80% जो पानी है वो तो आप दोगे पाकिस्तान को। किसको दोगे? और 20% पानी कौन रखेगा? भारत रखेगा। और यहाँ जो 80% पानी है वो तो कौन रखेगा? भारत रखेगा। और यहाँ इन छोटी नदियों का 20% पानी कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा। ऐसा करके ये एक समझौता बिठाया था। और भारत वालों को जैसे तैसे करके विश्व बैंक ने मनाया कि भाई आपका ही छोटा भाई है, ऐसे लड़ने से तो क्या ही होगा। जब एक छोटा भाई और बड़ा भाई आपस में नाराज हो जाते हैं या जब अलग होते हैं तो उनको कोई वस्तु चाहिए तो मिलती है। आप अपने घर में भी देखो, अगर आपका बड़ा भाई आपसे अलग होता है तो आपसे जो भी वस्तु चाहिए तो आप उनको खुशी खुशी देते हो। तो भारत वालों ने कहा जा तेरे को भी क्या दिया अपन ने, ये तोहफा दिया कि जो तेरे को चाहिए वो तू ले जा सकता है। इस प्रकार से ये एक सिंधु जल समझौता भी हो गया था। ठीक है, इस समझौते के बाद में एक और समझौता पढ़ेंगे, आप उतार लेंगे।
देखो इसके बाद में अपन एक विवाद समझौता पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं शिमला समझौता। क्या बोलते हैं उसको? शिमला समझौता ही बोलते हैं केवल। यह शिमला समझौता हुआ था 1972 के अंदर। यह शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत की तरफ से साइन करने वाली थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की तरफ से साइन करने वाले कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। आर्मी जनरल थे, ये भी जनरल ही बोल दो, जनरल जुल्फिकार अली भुट्टो नाम मिलता है। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में ये समझौता हुआ था। शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, वहाँ हुआ था ये। और इसमें ये कहा गया था, इसने बाकायदा घुटने टेके और घुटने टेकने के बाद में इंदिरा गांधी से बोला कि हमारे पाकिस्तान के आपने 90,000 सैनिक बंदी बना रखे हैं, आप उनको क्या कर दो? रिहा कर दो। तो इंदिरा गांधी ने इनसे कहा कि आप कभी बांग्ला को परेशान करोगे क्या, जो हमने देश बना रखा है बांग्लादेश को? तो इन्होंने कहा कि हम उनको भूल जाते हैं, आप हमारे 90,000 सैनिक भूल जाइए। तो उन्होंने इस बात पर साइन कर दिया था, अपन ने इसके लिए मान गए थे और ऐसे करके ये एक समझौता हो गया था। अगर यहाँ पर इंदिरा गांधी जी एक और शर्त रखे ना कि हमें पीओके वाला क्षेत्र वापिस चाहिए, तो भी शायद हो सकता, मिल सकता। लेकिन उस समय अपने भारत की स्थिति ऐसी थी कि उदारवादी, ऐसे नहीं होते जैसे दो भाई है लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसमें से एक शांत स्वभाव का होता है, बड़े भाई को हमेशा छोटे भाई पर दया करनी ही पड़ती है। तो अपन भारत वाले भी देखते कि वह चलो मरने दो रहे, जैसे हो गया वैसे सही। और ऐसे करके हम धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ कभी रहम से, कभी तीर तलवार से, ऐसे तैसे करके मना ही लेते हैं, है ना। तो ये भी एक समझौता हुआ था। ये अपन ने भारत और पाकिस्तान के पूरे विवाद पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपके अफगानिस्तान वाले। देखो ये क्लास भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो एक काम करते हैं, इस क्लास को यहीं पूरा करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है।